रात का समय था। 11 बज रहे थे। राखी को आज ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। राखी बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। बस स्टैंड पर उसके अलावा कोई नहीं था। कई बार उसे ऑफिस से निकलने में देर हो जाया करती थी, तो वो इसी बस से अपने घर जाती थी। ये सबसे आखिरी बस होती थी। बहुत देर हो गई। इस समय तक तो बस आ जाया करती थी, आज पता नहीं क्या हो गया है। राखी कभी अपने मोबाइल फोन पर समय देखती तो कभी सुनसान सड़क को। तभी अचानक राखी को ऐसा लगा कि कोई उसे छू रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे टच कर रहा है? लगता है मेरा भ्रम होगा। लेकिन एक बार फिर राखी को ऐसा लगा कि कोई उसे न सिर्फ टच कर रहा है, बल्कि उसे बाहों में भरने की कोशिश भी कर रहा है। कौन कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। लेकिन वहाँ कोई रहता तब तो सामने आता। राखी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी धड़कन की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। तभी उसकी नजर दूर से आती बस की हेडलाइट पर गई। उसे देखकर उसकी जान में जान आ गई। थैंक गॉड, बस आ गई। बस स्टैंड पर आ गई। राखी झट से उसमें जाकर बैठ गई। बस में 4-5 लोग ही थे। राखी का दिल अभी बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो घर तो पहुंच गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बहरहाल कुछ दिन के बाद ऐसी एक घटना नंदिनी के साथ भी हुई। लेकिन उसके साथ ये सब कुछ किसी बस स्टैंड पर नहीं हुआ, बल्कि वो तो एक शादी की पार्टी में गई हुई थी। कुछ भी कहो पुष्पा, राजन और दीपा की जोड़ी कमाल की है। नो डाउट, क्या लग रहे हैं दोनों। पता है पुष्पा ने ये लहंगा जयपुर से मंगवाया, पूरे 1.5 लाख का है। सही है यार, दोनों की लाइफ सेट है अब। नंदिनी और दीपा ने साथ ही खाना खाया। कुछ देर बाद नंदिनी के घर से उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, तो वो थोड़ा सा दूर जाकर फोन पर बातें करने लगी, क्योंकि वहाँ पर गानों की आवाज ज्यादा आ रही थी। हेलो, हाँ पापा। अरे बोला तो था आपको कि सुबह तक आऊंगी। अब शादी में आई हो तो पूरी शादी तो देख लूं। नंदिनी ने फोन रखा और फिर वो वापस शादी के स्टेज की ओर जाने लगी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसे खींच रहा है। कौन? अरे कौन है? कौन है? नंदिनी ने अपने आसपास देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके गालों को अपनी उंगलियों से स्पर्श कर रहा है। कौन? कौन है? अरे सामने आओ। नंदिनी डर के मारे चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर दीपा और कुछ लोग भागते हुए उसके पास आए। अरे नंदिनी, क्या हुआ? तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? दीपा, 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 यहाँ कोई था। वो मुझे छू रहा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। ये तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ दीपा, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। दीपा नंदिनी को लाख समझा रही थी कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन नंदिनी मानने को तैयार ही नहीं थी। हाँ, लेकिन कुछ देर पहले जो नंदिनी अपने पापा से कह रही थी कि वो सुबह तक घर लौटेगी, उसने अपने दोस्त की शादी देखे बिना वापस लौट जाने का तय किया। यार दीपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। नंदिनी अपने घर लौट आई। वो घर तो लौट आई, लेकिन उसके मन में उस अज्ञात का डर बना रहा और वो उसी के बारे में सोचती रही, जो उसे छू तो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोई तो था वहाँ जो मुझे छू रहा था, लेकिन कौन हो सकता है? कोई इंसान या कोई अदृश्य शैतानी ताकत? सिर्फ राखी और नंदिनी नहीं, संग्रामगंज की कई लड़कियों ने ये महसूस किया था कि उन्हें अकेले पाकर कोई उन्हें छूता है, हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ लोगों ने तो ये बात किसी को नहीं बताई, और जिन्होंने ये बात बताई उनकी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। अरे यार, तू है इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुझे टच करना चाहेगा। मोहित, मैं सच कह रही हूँ। कुछ देर पहले जब मैं अकेली पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो ऐसा लगा कि कोई मुझे न सिर्फ छूने की कोशिश कर रहा है, बल्कि गले भी लगाना चाहता है। ये मजाक नहीं है यार। हाँ, तो मैं भी तो कहाँ मजाक कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उधर राखी के साथ हर दिन यही घटना घट रही थी। इन दिनों ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड के कारण उसे हमेशा देर हो जाती, और फिर बस स्टॉप पर उसके साथ वही सारी चीजें होती। हालांकि बस स्टॉप से जब वो निकल जाती तो उसके साथ और कुछ नहीं, लेकिन उस दिन जब वो घर लौट गई और अपने कपड़े बदल रही थी, तो उसे फिर से वही लगा कि कोई उसे छू रहा है। कौन हो तुम? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? लो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तैयार हूँ। उसके ऐसा करते ही वहाँ तेज तेज हवा चलने लगी, और फिर अचानक उसे किसी आदमी के रोने की आवाज आने लगी। ये तो किसी आदमी के रोने की आवाज है, लेकिन वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा, और वो रो क्यों रहा है? कौन कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? अचानक वहाँ धुआं सा उठा और वहाँ पर एक भूत प्रकट हुआ।
उसे देखकर राखी बेहद डर गई। भूत? हाँ, मैं भूत हूँ, नपुंसक भूत। नपुंसक भूत? हाँ, मैं नपुंसक हूँ। मेरा नाम अभय है और मुझे नपुंसक मेरी पत्नी रिया ने बनाया है। अभय बहुत पैसे वाला था। उसकी पत्नी रिया का संबंध अपने कॉलेज के एक दोस्त राहुल के साथ था। हालांकि रिया ने पैसों के लालच में ही अभय से शादी की थी। अभय इन सब बातों से अनजान था। एक रात, अरे बाबा तुम समझते क्यों नहीं, मैं कर रही हूँ सब इंतजाम। तुम इस तरह इतनी रात को फोन करोगे और मेरे पति को शक हो गया तो सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। तुम नहीं समझोगी रिया, मैं एक एक पल कैसे तुम्हारे बिना काटता हूँ। तो मैं कौन यहाँ अय्याशी कर रही हूँ? मैं भी तो घुट घुट कर जी रही हूँ अपने पति के साथ। बस एक बार मेरा काम हो जाए फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया में। रिया ने अपने पति को एक्सीडेंट में मारने का प्लान बना रखा था। पति की मौत के बाद सारी चीजों की मालकिन वो खुद ब खुद हो जाती। उसने पति को मारने के लिए किराए के गुंडों का सहारा लिया। एक दिन अभय जब ऑफिस से लौट रहा था तो उन गुंडों ने अपने ट्रक से उसकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद वो गुंडे वहां से भाग निकले। हेलो, हाँ भाई, काम हो गया तुम्हारा। तुम्हारा पति खल्लास। बस अपना पेमेंट करवा दो जल्दी, समझे? ओके, आज शाम को आकर बाकी के सारे पैसे ले जाना। लेकिन रिया का सारा प्लान तब चौपट हो गया जब इस भयानक एक्सीडेंट में भी अभय बच गया। हालांकि वो बुरी तरह घायल हो गया था। वो ठीक तो हो गया लेकिन जांघ के नीचे का उसका पूरा हिस्सा सुन्न हो गया और वो नपुंसक हो गया। इस बात को जानकर अभय बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ये बात शर्म के मारे जमाने से छिपा ली। लेकिन रिया को जब इस सच्चाई का पता लगा तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो अब खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लगी और अभय अगर उससे कुछ कहता तो वो उसे नपुंसक कहकर अपमानित करती। क्या जीवन हो गया है मेरा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं रहा। बार बार के अपमान से अभय बहुत दुखी हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद वो भूत बन गया। अभय का अनुभव अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा रहा था, इसलिए उसे सारी औरतें बेवफा लगती। इसलिए भूत बनने के बाद वो औरतों को तंग करने लगा। अभय, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की सारी औरतें बुरी होती हैं। जिस तरह हाथों की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सभी लोग एक समान नहीं होते। आपकी पत्नी ने आपके साथ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को उसके जैसा समझें और लड़कियों के साथ छेड़खानी करें। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? माफ कर दो, अपनी पत्नी को माफ कर दो। माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। और उसने मेरे साथ जो इतना बुरा किया उसका क्या? देखो अभय, इस दुनिया में लोग जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं। राखी और अभय बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। अभय ने जब कार का नंबर देखा तो अरे ये मेरी गाड़ी का नंबर है। उस गाड़ी में अभय की पत्नी रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ तेज रफ्तार में एक पार्टी से लौट रही थी। पार्टी में शराब का खूब दौर चला था और ये उसके नशे का ही परिणाम था कि गाड़ी से उनका कंट्रोल छूट गया और इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। अभय ने अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखा तो उसे रोना आ रहा था।